इस करना स्टार्ट कर दिया। जयश्री यस मैम। ये भी नया भी पढ़े। साथ साथ बोलिए। और आई हैव टू इंक्रीज माय नेट। वॉइस इज क्लियर ना? Is it okay, children? Shall we start? Ritu, यस मैम। ठीक है, क्या आवाज आ मैम? रही है ना? कंफर्टेबल? यस मैम। Okay, let's start. Just a minute. Okay, now it is okay. Now we are starting. Okay. So let's start. Are you able to see my screen? Screen दिख रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो अब हम लोग वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर। आज ऑलमोस्ट हम लोग एंड कर ही लेंगे आज ये वाला चैप्टर आपका। सो लेट्स स्टार्ट। अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑफ अ फोर्स। टॉर्क पहली बार वर्ड सुन रहे हो? टॉर्क सुना है पहले कभी आप लोगों ने वर्ड? टॉर्क वर्ड सुना है? पहली बार सुन रहे हैं टॉर्क वर्ड? मान लीजिए कि आपके आपके डोर का ये हिंज है। आपका जो डोर है इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है? डोर है, यहाँ पर कहीं पर ये कनेक्टेड है एंड देन दिस इज योर डोर। तो आपके डोर के जो हैंडल होता है वो किस तरफ लगा होता है? डोर का जो हैंडल होता है वो किधर लगा होता है? डोर का हैंडल किधर होता है बताइए। एकदम स्टार्टिंग ये हिंज है, यहाँ से आपका डोर वॉल से कनेक्टेड है मान लीजिए। तो आपका जो डोर का जो हैंडल है वो आपके बिल्कुल वॉल के साथ लगा होता है या बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे लगा होता है? बताइए। हैंडल कहाँ लगा होता है जिससे आप डोर को खोलते हो पकड़ के? हैंडल यहाँ होता है, पोजीशन 1 उसकी होती है या पोजीशन 2 होती है? बताइए कहाँ होता है आपका डोर का हैंडल? आप उसको ट्राई करके देखो। आप अपने डोर को ये मान लीजिए यहाँ से वॉल से कनेक्टेड है, ये वाला जो डोर है आपको जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पर हिंज है एंड दिस इज योर डोर। एंड सपोज आपने एक हैंडल लगाया 1 पोजीशन पे, एक हैंडल लगाया पोजीशन 2 पे। तो आपको डोर ओपन करना कहाँ से इजी होगा? हैंडल 1 को पकड़ के या हैंडल 2 को पकड़ के? 1 को पकड़ के। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से प्रॉपरली? मुझे आपकी आवाज आई मीन्स योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर टू मी।
मेरी आ रही है आपको अच्छे से? मैम ओके। Yes. तो यहाँ पर हमें पता है व्हाट इज टॉर्क ऑफ अ फोर्स. टॉर्क ऑफ अ फोर्स क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क. तो यहाँ पर वो एक्सिस कौन सी है? ये है. ठीक है, जिसे मैं अभी आई एम गोइंग टू मार्क दिस विद येलो कलर से, मैं इसको मार्क करती हूँ. ठीक है, तो ये जो एक्सिस आप येलो कलर से देख रहे हो, ये मेरी एक्सिस है. जिस एक्सिस के अबाउट मेरा ये डोर रोटेट करेगा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. जब मैं इस हैंडल को पकड़ के ओपन करूंगी, इस एक्सिस के अबाउट ये डोर ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क. इज इट ओके? टॉर्क के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं. ये साइन आप पहली बार देख रहे हो. इस साइन को बोलते हैं टाउ. ये ऐसा होता है, टाउ. टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? आ रही है बात समझ में? टॉर्क को हम कैसे डिनोट करेंगे? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. एंड क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट तो मैंने सिखाया हुआ है, बोलो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? साइन थीटा. ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा. सो आर क्रॉस एफ भी क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ विल बी आर एफ साइन थीटा. आ रही है बात समझ में? इट इज आर एफ साइन थीटा. What is R? R is the position vector from axis to the point of application. मतलब ये वाले डोर में अगर आप हिंज यहाँ पर है से ले करके पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस अगर आप बोलोगे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज R. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज R. ओके, एंड व्हाट इज F? जो आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, उसको ओपन करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो, दैट इज फोर्स F. एंड थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज अ एंगल. आप कहाँ से फोर्स लगा रहे हो? हैंडल ऊपर से पकड़ा, सामने से पकड़ा, कहाँ से लगाया? 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है. व्हाट इज साइन 90? साइन 90 क्या होता है? साइन 90 क्या होता है? बोलो. साइन 90, साइन का टेबल याद हुआ है बच्चों? टेबल याद करवाया था आप लोगों ने? टेबल याद किया है? व्हाट इज साइन 0? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2, साइन 90 1. ठीक है, सो साइन 90 1 हो जाएगा. सो उस केस में टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो जाएगा. यहां तक आपको समझ में आया टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? सबको क्लियर हुआ? बोलो. यस, इज इट ओके? बताइए, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. पाटिल, रितु समझ में आ रहा है? भाग्यश्री नहीं ज्वाइन कर रही है, और बाकी जगन्नाथ क्लियर है ना? यस मैम. तो आगे करें ना? ओके. ये वाला पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, अभी आप सोच रहे होगे कि टर्निंग इफेक्ट हम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, टर्निंग इफेक्ट. तो ये वाले पिक्चर को देखो. इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है एक एक्सिस कांस्टेंट है. जहां आप मेरा एरो देख रहे हो, यहाँ पर ये एक्सिस कांस्टेंट है. इस एक्सिस के अबाउट आप इस नट को रोटेट करा रहे हो, उसको घुमा रहे हो, उसको फिर टाइट करते हो. ऐसे ही तो करते हो ना? इसी इसी तरीके से तो आप इसको करते हो. सो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो टॉर्क इज इक्वल्स टू, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. इज इट ओके? इज इट ओके? यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट एक और एक और यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर. इससे आप क्या कर रहे हैं? स्क्रू को टाइट किया, स्क्रू को पकड़ा, फिर आप यहाँ पर से फोर्स लगा रहे हैं और घुमा रहे हैं,
और कितना घुमा रहे हैं, वो कितना टाइट हो रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स. टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ओके, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. आर क्या है? वो डिस्टेंस है जिस एक्सेस में हमारे से लेकर के जहां तक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्टेंस. एफ कितना फोर्स लगा रहे हैं. थीटा एंगल है हमारा एफ और आर के बीच का. यहां तक आया समझ में? टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को टाइट करते हैं या लूज करते हैं. इज इट ओके? आपने अपनी बुक देखी है महाराष्ट्र बोर्ड की? हैव यू सीन योर बुक? बुक देखा आप लोगों ने? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा क्या? एम आई ऑडिबल ना? आवाज आ रही है ना बच्चों? यस, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये देखो, ये टॉपिक है आपकी जो बुक है, बुक में ये टॉपिक है आपका. बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, बट है. ये देखो, टॉर्क है. दिस इज टॉर्क. वी आर अबाउट, आज हम लोग इसको एंड करेंगे. तो यहाँ तक हमने पहले ही कर लिया था, कोलिजन वाला टॉपिक हो गया था. टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ कपल. टॉर्क बताना है मुझे आपको कि टॉर्क क्या है. टॉर्क इज, अभी जैसे मैंने आपको बताया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. ठीक है, आर क्या था? डिस्टेंस था फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेकर के बॉडी तक का. एफ क्या है? फोर्स है. इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? आगे करें, आगे करें. Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए. टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. क्या होता है डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क? द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जब सिखाया था ए क्रॉस बी क्या होता है. व्हाट इज योर ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी क्या था? याद करिए. वेक्टर एन इज इक्वल्स टू, वेक्टर एन इज ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर था? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होता. मान लीजिए ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, मान लीजिए ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है. तो वेक्टर ए क्रॉस बी कैसा है? ए क्रॉस बी एक थर्ड वेक्टर है जो कि दोनों ही वेक्टर पे परपेंडिकुलर है. ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ. ठीक है, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर है? जो दोनों ही वेक्टर पे परपेंडिकुलर है. तो वहां यहां पर भी हमको मिला था अभी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो टॉर्क किस पे परपेंडिकुलर है? टॉर्क आर पे भी परपेंडिकुलर है और एफ पे भी परपेंडिकुलर है. क्लियर है यहाँ तक? So direction of torque is क्या हो जाएगा? It is perpendicular to the both. Is it perpendicular to R and F both? राइट हैंड थंब रूल से आप इसको डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, आपको अपने फिंगर्स को मान लीजिए दिस इज आर का डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पर ये आर का डायरेक्शन है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ. मेरा हाथ देखिएगा. आपको क्या करना है? आपको अपने हाथ को प्लेस योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर. जो मैं आप रेड कलर से बना रही हूँ, यहाँ पर देखिए एरो, देखिएगा एरो वाले पार्ट पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे ये रेड कलर से सपोज मैंने अपना हैंड ऐसे रख दिया इन द डायरेक्शन. आर का डायरेक्शन ऊपर है तो मैंने ऊपर के डायरेक्शन में आर को रख दिया. देन यू टर्न योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, अब मैंने अपने हाथ को फोर्स के डायरेक्शन में टर्न करते हुए घुमा दिया. कर्ल योर फिंगर, ऐसे घुमा दिया. तो जहां थंब आ रहा है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. तो थंब क्या शो कर रहा है? बाहर, स्क्रीन से आउट डायरेक्शन. सो आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क क्या हो जाएगा इस केस में? टॉर्क हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन. ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? आपको मेरा हाथ दिख रहा है? स्क्रीन इज विजिबल. प्लीज सी कैसे मैंने किया. आर के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखा, फोर्स के डायरेक्शन में मैंने अपना हाथ को टर्न किया, फिर उसको फिंगर्स को कर्ल किया. तो मेरा थंब बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है. सो दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क.
मान लीजिए एक केस में आपको देती हूँ, आप जरा मुझे करके बताइए। अगर अगर सपोज दिस इज, ये मैंने रेड कलर की मार्कर से लिख रही हूँ, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, ये रेड कलर से, और ये वाला एरो जो मैंने आपको शो किया है ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो मुझे बताइए राइट हैंड रूल, आपको राइट हैंड ही यूज करना है, ठीक है, राइट हैंड यूज करना है। पिछली बार क्या था, पिछली बार मैंने यूज किया था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, सो दिस इज आर, दिस इज एफ, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये ऐसे था, ये ऐसे गया, तो ये पिछली बार एक केस में जो मैंने पहले केस करके बताया, इस केस में मेरा जो थंब था वो अंदर इनटू द प्लेन आ रहा है। अब इस वाले केस में आप अपने हाथ को करिए और मुझे बताइए टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ रहा है। ये पहले वाले केस में मुझे इनटू द प्लेन आ रहा था, और अब बताइए अगला वाला केस जो ये केस 2 है, इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा। अपने हाथ को करिए, राइट हैंड निकालिए, जिस हाथ से लिख रहे हो उस हाथ को उठाइए, अपने हाथ को लगाइए इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर के डायरेक्शन में लगाइए ऊपर, फिर उसको फेस करिए फोर्स की तरफ, फोर्स की तरफ मैंने टर्न किया, कर्ल किया, देन उसको कर्ल करिए, फिंगर्स को घुमाइए, तो थंब किधर जा रहा है, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर जा रहा है। सो इस केस में, केस 2 में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, आउट ऑफ प्लेन। आ रहा है समझ में ये बात, ये वाली बात, यस ये वाली मैम। बात समझ में आई। क्योंकि आगे चल के आप लोग जब मैग्नेटिक फील्ड करोगे इसके थोड़े टाइम में अभी, तो आपको ये डायरेक्शन निकालना आना चाहिए राइट हैंड रूल से, तो एग्जाम में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी है। अच्छा, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी जो हम आपके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक भी देख रहे थे, वहां पर हमने देखा था टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर लार्जर वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है, ओके। इसीलिए जो आपका डोर है, डोर में जो हिंज होते हैं वो दूर होते हैं, डोर में जो हिंज होते हैं आपके हैंडल से दूर होते हैं, जितना वो हैंडल दूर होगा आप इजीली अपने डोर को टर्न कर पाओगे, खोल पाओगे। आप एक बार सोच के देखो, आपका ये जो डोर का हैंडल है, इट इज वेरी नियर टू द हिंज, हिंज मतलब जहां से वो आपका डोर वॉल से कनेक्ट होता है, तो वो हिंजेस होती हैं, ये अगर ये हैंडल बिल्कुल पास में होता तो कितना डिफिकल्ट होता उसको ओपन करना। ये वाला हैंडल अगर मैं पास से पकड़ के इसको घुमाने के लिए टर्न करूंगी, वेरी डिफिकल्ट, मैं इतना टॉर्क उसको टर्निंग इफेक्ट घुमा ही नहीं पाऊंगी, टर्निंग इफेक्ट नहीं दे पाऊंगी। ये वाले में भी आप देख रहे हो इसमें ज्यादा टर्निंग इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। सो मोर द डिस्टेंस, ये आर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। आई बात समझ में। और दूसरा कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा कि टॉर्क को बढ़ाना है, एक तो आर है, ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी क्या चीज से हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, बोलिए, दूसरी किस चीज से, फोर्स से, जितना फोर्स रखेंगे उतना भी टॉर्क बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आई, लार्जर फोर्स लार्जर टॉर्क, इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज द रोटेशनल इफेक्ट, इज इट ओके, इज इट ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसी में ही आगे देखिए, आगे देखिए इसमें क्या है, वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। आ रही है बात समझ में। अगर आपका जो ये डायरेक्शन है और ये फोर्स है, ये अगर ये आर है, ये एफ है, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देन इन दैट केस, इसी केस में हमारा क्या हो जाता है, टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है और आपका इजीली टर्निंग इफेक्ट होता है। तो यही चीज हैंडल में होती है। हैंडल आपका वर्टिकल लगा होता है, आपके डोर में हैंडल कभी भी हॉरिजॉन्टल लगा होता है या वर्टिकल लगा होता है, बताओ। जो आपका डोर है, डोर में जो हैंडल है वो कैसा लगा होता है, ऐसा लगा होता है, तो समझ में नहीं आएगा। ये आपका डोर है, डोर में मुझे बताओ, आपके जो डोर में हैंडल लगा होता है वो
ऐसा होता है, लंबा होता है, ऐसा होता है या ऐसा होता है, वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, 1 की तरह लगा होता है या 2 की तरह लगा होता है? जो हैंडल है वो वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, 1 की तरह होता है या 2 की तरह होता है, जिससे पकड़ के आप अपने डोर को ओपन करते हो? बोलो। 1 1 की तरह होता है, ऐसा हैंडल लगा होता है। जो आपको इजीली ओपन करता है वो तो फिर वैसे जो हैंडल एक्चुअल में जो लगा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि एक वो सिंगल वो होता है, तो ये वाला जो होता है इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट इजीली आप बीच में हाथ दोगे एंड देन यू ओपन। ठीक है, स्कूल में भी जाके देखना, ठीक है, स्कूल में भी जाके देखना, वहां पर भी जो हैंडल होते हैं, हैंडल ऐसे ऐसे वर्टिकल लगे होते हैं, ऐसे लंबे में लगे होते हैं, इस तरीके से लगा होता है हैंडल आपका। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको डोर ओपन करना, टर्निंग इफेक्ट इजी हो जाता है। ऐसा डिजाइनर में लगा लेते हैं लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि 1 वाली शेप नहीं यूज करते, करते हैं 1 वाली शेप भी यूज, बट दैट्स फॉर डिजाइन ओनली। वो इतना अच्छा टर्निंग इफेक्ट नहीं देता ऐसे डोर्स को ओपन करने में, यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, और ये वाला 2 वाला फोर्स इज मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आर एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, तो इस केस में थीटा मैक्सिमम हो जाता है, टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, ये टाउ मैक्सिमम हो जाता है, इसको टाउ बोलते हैं। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और ये सिंबल है टॉर्क का। टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ। ठीक है, so force should preferably be applied perpendicular to the position. Zero torque when theta is 0 degree or 180 degree. Theta is 0 degree or 180 degree. Then torque is 0. Is it okay? अगर टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर जो अभी हम केस डिस्कस कर रहे थे, अगर R और F एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, then in that case what happened? No rotation effect. रोटेशन इफेक्ट होने में दिक्कत होती है, नहीं होगा रोटेशन इफेक्ट। थीटा 0 और 180 डिग्री में क्या हो जाता है, we know that sin 0 is 0, sin 180 डिग्री is 0, so torque will be 0. आई बात समझ में? क्या क्या पढ़ा अब तक, क्या क्या पढ़ा अब तक, एक बार क्विकली रिवाइज करो। हमने सबसे पहले पढ़ा टॉर्क, क्या होता है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं आर क्रॉस एफ से। ठीक है, एंड व्हाट इज आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। इसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स देखे, दिस पिक्चर शोज एग्जांपल, फोर्स कांस्टेंट, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, वी कैन फाइंड आउट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, आर और एफ दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, एफ पे, थीटा पे। अगर आर की वैल्यू लार्ज होगी तो टॉर्क भी बड़ा हो गया, अगर एफ की वैल्यू लार्ज होगी तो भी टॉर्क मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा थीटा। थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, अगर ये 90 डिग्री होगा तो टॉर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा, अगर ये 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो टॉर्क हमको 0 मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे करें, यहाँ तक टॉर्क क्लियर है? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, सेकेंड इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप कहाँ लगा रहे हैं फोर्स। मान लीजिए ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है O, एंड मान लीजिए ये डिस्टेंस है यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज R, और A पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ पर लगा रहे हैं, आप सेंटर पे लगा रहे हैं, आप O पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मान लीजिए ये केस है, तो आप कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, तो जितना R ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा।
पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन? जैसे डोर का केस है तो डोर के केस में आपकी यहाँ पर है। आप बहुत सारे ऐसी मशीन्स होती है जिसमें कि रोटेशन पॉइंट बीच में होता है, इसके अबाउट सब घूमना। जैसे वेवलेट ही ले लो, वेवलेट में भी, वेवलेट आप सबने चलाया? वेवलेट पता है? वेवलेट एक वो टॉय आता है वेवलेट, हैव यू एवर यूज्ड वेवलेट? तो वो सेंटर पॉइंट्स के अबाउट उसमें पूरा वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। So therefore same force can produce different torque depend upon where it is applied. It is okay? आगे करें? Yes, ma'am. अच्छा, अब टॉर्क खत्म होता है, टॉर्क के बाद एक वर्ड आता है कपल। कपल से क्या समझते हो? कपल से क्या समझते हो? कपल क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स नहीं है, दो फोर्स है, equal in magnitude but opposite in direction, acting along different line of action, ठीक है। अगर आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, टग ऑफ वॉर खेला है कभी? टग ऑफ वॉर में एक टीम ए है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ होता है और ये वाला सेंटर पॉइंट है, दिस इज योर टीम ए। टीम में बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे लोग टीम ए में लगे हुए हैं और दे ट्राई टू पुल अनदर टीम। ये हमारी टीम बी, टीम बी में भी देयर आर मेनी पीपल। अब ये इस तरफ है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये वाले जो टीम ए वाले हैं, टीम ए वाले इधर की तरफ घूम रहे हैं। टीम ए वाले रेड कलर से शो कर रही हूँ मैं टीम ए को, टीम ए इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ओ पॉइंट है, इट इज ओके। तो पेयर ऑफ, ये भी फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स एफ लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कपल। ये वाली बात समझ में आई? व्हाट इज अ कपल? अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। दे प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। इसकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा, रोटेट करेगा। मैंने जैसे यहाँ पर एक पिक्चर ली है, इस पिक्चर से क्लियर होगा आपको, समझ में आया? ये जैसे कार का अगर आपको नट टाइट करना हो या कुछ होता है तो यहाँ पे अगर ये टायर चेंज कर रहे हो तो दिस इज अ डिवाइस विच वी आर यूजिंग। तो एक फोर्स एक हाथ से ऊपर खींच रहे हो, एक हाथ से नीचे खींच रहे हो, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इज इट ओके? तो यहाँ पर कपल प्रोड्यूस होता है। इज इट ओके? इज इट ओके? कपल समझ में आया? कपल होने के लिए क्या चाहिए? दो फोर्स चाहिए और दोनों फोर्स का क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। टॉर्क और कपल दोनों ही रोटेशनल मोशन, रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, रोटेट करेंगे, ठीक है, घुमाएंगे, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेंगे, acting along different line of action. They produce pure rotational motion. और इस केस में क्या होता है? दोनों की वजह से नेट कपल, नेट फोर्स, कपल के केस में नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो, टॉर्क ऑफ अ कपल कंसिडर टू फोर्स F1 एंड F2, दोनों फोर्स इक्वल है, F1 F2 के बराबर है। They act in opposite direction. R is the perpendicular distance between the line of action, where R is called the arm of the couple. जैसे कि इसको समझते हैं, जैसे मैं अभी पिछले वाले केस में बन रही थी। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू either force, it is not equals to 0, either force into perpendicular distance between line of action of force, between line of action of force, perpendicular distance between line of action of force. Is it okay? ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? यहाँ पे फोर्स के लिए F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? O से A तक का डिस्टेंस,
आ रहा है समझ में? दिस डिस्टेंस इज OA. So this is perpendicular distance OA plus OB. So total distance is what? F into OA plus OB is AB. So this distance is, let us consider R. So it is FR or it is R cross F. दोनों ही केस में हमको फॉर्मूला सेम मिलता है. ओके अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं एक एक करके. फोर्स टॉर्क हो जाता है या कपल. मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क बोलेंगे. TORQ. ठीक है. ओके आई वांट समवन टू रीड. पहला पॉइंट रीड करिए. पहला पॉइंट रीड करिए. टॉर्क और कपल में दोनों में डिफरेंस क्या है बोलिए. रीड करिए. ऋतु रीड करो. Produced by a single force. ठीक है. टॉर्क के लिए सिर्फ सिंगल फोर्स चाहिए. कपल के लिए क्या चाहिए? कपल कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. आई बात समझ में? क्लियर है? टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सिंगल फोर्स. और कपल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. डिपेंड ऑन एक्सिस. अभी आपने देखा था ना, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था. सो टॉर्क क्या करता है? इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस. रोटेशन एक्सिस क्या है? कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस. डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स एंड सेपरेशन. यहाँ पे देखिए टॉर्क में लिखेगा कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. टॉर्क इक्वल्स टू RF sin थीटा. कपल क्या होता है? प्योर रोटेशन. प्रोड्यूसेस प्योर रोटेशन. टॉर्क में रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ फोर्स और कपल कैन बी बैलेंस ओनली बाय अनदर कपल. यहां तक कर लो बस, पॉइंट नंबर 4 तक. क्लियर है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सिंगल फोर्स, कपल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. टॉर्क डिपेंड ऑन एक्सिस, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस. रोटेशन एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है. डिपेंड अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. डिपेंड ओनली ऑन फोर्स एंड डिस्टेंस. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से डिपेंड नहीं करता. कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. क्या मतलब है ट्रांसलेशन और रोटेशन? ट्रांसलेशन मोशन कैसा मोशन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बताइए. व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन में बिना स्पिन किए, बिना रोटेट किए सारी की सारी बॉडी एक डायरेक्शन में A पॉइंट से B पॉइंट पे जाती है. दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट मोशन. तो एंड रोटेशन, रोटेशन मतलब घूमना. ठीक है. तो टॉर्क ट्रांसलेशनल मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है. टॉर्क की वजह से रोटेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है. दोनों चीजें हो सकती हैं. ठीक है. अगर आप किसी बॉडी को एक साइड से खींचोगे तो वो बॉडी आगे जाएगी, तो उस केस में ट्रांसलेशनल मोशन है. अगर वो रोटेट कर रही है देन रोटेशनल मोशन है. तो टॉर्क दोनों टाइप का मोशन प्रोड्यूस करता है, बट कपल इट प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन. टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर आता है R क्रॉस F, यहाँ आता है FR. तो नेक्स्ट टॉपिक करें. लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम. फिर एक न्यूमेरिकल कराना है सेंटर ऑफ मास पर. ठीक है. इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? ओके बिफोर वी स्टार्ट, आपको कपल समझ में आया? आपको कपल समझ में आया? दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ में आया? इज इट ओके? टॉर्क क्लियर था, कपल क्लियर है. टॉर्क एंड कपल बोथ आर क्लियर. दोनों ही टॉपिक समझ में आए? ये आपकी बुक में था. ये टॉर्क था पूरा, ये पूरा टॉर्क था. इसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए पीपीटी को रेडी करी थी.
ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये कपल। और टॉर्क में आपका रोटेशनल और वो दोनों प्रोड्यूस होता है, ट्रांसलेशनल। तो वो जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई है, वो पीपीटी प्योरली आपके आपके कंटेंट को देख करके बनाई गई है, ठीक है, और बहुत सिंपल वे में बनाई गई है सो दैट आप इजीली समझ पाए। यही दिया था मैंने फॉर्मूला। ये डिफरेंस भी है आपके सिलेबस में, वही डिफरेंस में आपको वहां पर पीपीटी में करवा रही थी, ठीक है। आगे करें। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। करें इसको। Yes, ma'am. ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या कहता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? लेट्स स्टार्ट। A system is said to be mechanical equilibrium when the net external force acting on it is zero. कंप्लीटली रेस्ट पर है, बॉडी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, एंड टॉर्क भी जीरो हो रहा है। बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम मस्ट बी सैटिस्फाइड। ना वो मूव कर रही है, ना वो ट्रांसलेशन, ना वो आगे चल रही है, ना वो रोटेट कर रही है, वो अपनी जगह में रुकी हुई है। System is said to be in mechanical equilibrium. The net external force acting on it is zero. Okay? अब देखते हैं equilibrium and potential energy. Body may be in equilibrium in different way. The nature of equilibrium on what happens when the body is given a small displacement from its equilibrium position. आपने क्या किया, आपके पास एक बॉडी थी, ठीक है, आपके पास एक बॉडी थी, सपोज ए बॉडी थी। आप बताएंगे कैसे कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? 3 वेज है। वी क्लासिफाई इक्विलिब्रियम एज 3 कैटेगरी: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपकी बुक में दिया हुआ है। हम इसी इक्विलिब्रियम को 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम से समझिए। A body is in stable equilibrium if after being slightly displaced from its equilibrium position and released, it tend to return to its original position. Okay? अगर आपने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को आपने खींचा, जैसे आप रिलीज करोगे देन क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। एन एग्जांपल देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की, बॉल एट द बॉटम ऑफ अ बाउल। आपके पास एक बाउल है, उस बाउल में आपने क्या किया? एक बॉल को रखा, आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ी देर में वो बॉल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ठीक है। कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, कोन की ये बेस साइड होती है, ठीक है, ये कोन का बेस है। अगर आप बेस से हिला के कोन को फिर से कहीं रखोगे तो अगेन कोन अपनी इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप पेंडुलम को डिस्प्लेस करोगे, वापस पेंडुलम अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, रीगेन कर लेगा। इसको भी हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज टेंड टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ में? अब थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ी देर के बाद अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? आगे करें। इक्विलिब्रियम, फिर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम किया, इज इट ओके? आगे करें, अनस्टेबल करें। ओके, ये भी आपके बुक में है, इसको थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए पढ़ लो। स्टेबल, अनस्टेबल, अगर एग्जाम में आता है तो आप एटलीस्ट डेफिनेशन ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अनस्टेबल में क्या होता है? अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम if after being slightly displaced from its equilibrium position
it tends to move farther away from its original position. अगर आपके पास एक हिल है, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल पे अगर मान लीजिए आपने एक बॉल को किक किया, तो बॉल क्या हो जाएगी, वापस अपने नीचे आ जाएगी या कहीं दूर चली जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन वापस वो बॉल अपनी रीगेन नहीं कर सकती। तो दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और वही कोन, जो कोन वाला केस हम डिस्कस कर रहे थे, वो अगर अपनी वर्टेक्स पे खड़ा हो, मतलब उल्टा रखा हो, यहाँ पर कोन को प्लेस करा हो, जो आप मेरा रेड कलर से मैं बना रही हूँ, यहाँ पर देखो, इफ योर कोन इज प्लेस ऑन द स्टेप पे, अगर वर्टेक्स के बेस पे आपने कोन को रखा है, देन क्या हो जाएगा, कोन टॉगल कर जाएगा, वो गिर जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस से रीगेन नहीं कर पाएगा। पेंसिल स्टैंड वर्टिकली ऑन इट्स टिप, पेंसिल को भी अगर आप उल्टा करके देख लो, आप उसे नहीं खड़ा कर सकते। सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली यही है कि बॉडी अपनी पोजीशन वापस रीगेन नहीं कर पाती है। आया समझ में? आया? आगे करें, बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी पोजीशन वापस रीगेन कर लेती है, अनस्टेबल में वो रीगेन नहीं कर पाती है। एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा है, आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस इट रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, देयर इज नाइदर रिस्टोरिंग टेंडेंसी नॉर अ टेंडेंसी टू मूव फर्दर अवे। आपने किसी को बॉल दिया, थोड़ा देर आप प्लेन पर है, ठीक है, हिल की बात नहीं कर रही हूँ, आप वापस हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा उसको बॉडी को डिस्प्लेस किया, बॉडी इस पोजीशन पे आ गई, ए से बी पर आ गई, तो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स। यहाँ पर क्या हो गया, बॉल ए आपने हिट किया, ये बॉल बी पर आ गई, ओके, तो ये उसकी न्यू पोजीशन हो गई, तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं। ओके, इन तीनों में कंपेयर करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, स्टेबल में रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एग्जांपल्स बॉल इन अ बाउल। अनस्टेबल, मूव फार्दर अवे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ball on hill. Neutral, remains at new position, constant, ball on horizontal plane. Is it okay? आ गया समझ में? Yes, is it okay? Clear है? आगे करें ना? आगे करें, बोलो, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया? आगे आपको इक्विलिब्रियम तक समझ में आ गया? यहाँ पर आपका ये चैप्टर इक्विलिब्रियम, हाँ बोलो 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 बोलो, इस स्लाइड में कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी बताइए। इज इट ओके? ओके, ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने आपका ये सिलेबस, ये वाला चैप्टर खत्म किया, इक्विलिब्रियम खत्म किया, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें खत्म करी। सेंटर ऑफ मास में प्रीवियस क्लास में बता चुकी थी। सेंटर ऑफ मास एक बार इसी में से देखो, यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम होगा तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का यहाँ पर, दिस इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कुलर रिंग। एक न्यूमेरिकल देना है, लास्ट क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल पे आपको छोड़ा था, आप लोगों ने ट्राई किया? यू हैव ट्राइड दिस न्यूमेरिकल और नहीं? ये वाला करा आप लोगों ने या नहीं करा अभी भी? बोलो, चलो इसको करते हैं। आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ, ऐसा है कुछ केस हमारे पास,
3D फिगर है हमारे पास एंड सो व्हाट इज योर m1 इक्वल्स टू, सो सॉल्व करोगे तो m1 इक्वल्स टू क्या है, इस केस में आपको पोजीशन दे दिया तो इसको मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा. m1 is m, m2 is m and m3 is 2m. ये लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था न्यूमेरिकल करने के लिए. ये वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर. ठीक है, फिर हम अगली क्लास से ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे. न्यू चैप्टर है, सो मस्ट ज्वाइन. और उसके बाद फिर वो कहीं पर लिंकेज ब्रेक होती है तो फिर दिक्कत होती है. यहाँ पर देखो व्हाट इज x1, याद करो सेंटर ऑफ मास. पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, अगर 3 पॉइंट सिस्टम है. तो यहाँ पे देखोगे व्हाट इज योर x1, x1 क्या है, एक कोऑर्डिनेट है 2.5 और दूसरा है y. तो व्हाट इज x1, 2.5. व्हाट इज y1, 1.5. x2 क्या है हमारा, 3.5 एंड y2 क्या है, 1.5. ठीक है, देखो x और y होते हैं ना, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर x है तो ये y है. तो दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3. This is x3 is 3 and y3 is 3. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, x का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है, अब इसको फटाफट पुटअप करके सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा. आपके पास सारी वैल्यूज है, आपको पता है m क्या है, m1 क्या है, आपको पता है x1 क्या है. ये वैल्यूज पुटअप करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट में क्या होगा. ये भी है आपके बुक में है क्वेश्चन. फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू आ रही है वो बताइए. व्हाट इज m1 इक्वल्स टू m, x1 क्या हो जाएगा, मैं करूं या आप लोग ट्राई कर रहे हो, उसको बताओ. आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं इसको करूं, आप करो. तो ये क्या हो जाएगा, m1 x1, m2 is m and x2 is what, 3.5 प्लस m3, m3 क्या है 2m, x3 is 3 अपॉन m प्लस 2m, क्या हो जाएगा, m प्लस m 2m, 2m प्लस 2m 4m. आया समझ में, m1 प्लस m2 प्लस m3 किया मैंने. हाँ, इज इट ओके. हाँ, क्या आया बताओ, 4m आ गया. अब ये वाला सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2.5 प्लस 3.5, क्या हो जाएगा 6m एंड दिस इज ऑल्सो 6m. तो ये क्या हो जाएगा 12m. ऊपर क्या आ गया 12m अपॉन 4m, m से m कैंसिल, 4 से 12 जाएगा तो यहाँ क्या आया 3. सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट में 3 आ रहा है. आपको यही आंसर मिला, आपको भी यही आंसर मिला या नहीं मिला, मिल गया. यस मैम. ठीक है,
अगला अगला आप करके बताइए मुझे, आप मुझे y कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए, लास्ट है, इसके बाद आई विल एंड दिस क्लास और मेरा अगला चैप्टर ग्रेविटेशन कल से स्टार्ट होगा। YCM सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट के लिए निकाल के बताइए। दिस इज m1 y1, m2 y2, m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या आएगा। बोलो क्या हो जाएगा, करा आपने? m Yes, ma'am. 1.5, m 1.5 प्लस 2m इंटू 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो अगेन दिस इज 4m, है ना। एंड देन ये क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5, सो दिस इज 3m प्लस 6m, है ना, अपॉन 4m, so this is 9m by 4m, m से m cancel, so this is 2.25, so center of mass x coordinate में 3, y के लिए 2.25, यही आया था आपका भी आंसर, यही था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेंटर ऑफ मास का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। आज मैं आई विल शेयर द नोट्स ऑफ टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। विद दिस योर चैप्टर एंड्स, ठीक है, एंड कल से हम ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. प्लीज टेक द पिक्चर, अगर पिक्चर लेंगे तो ठीक है जी। थैंक यू जी, गुड नाइट। Good evening. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बेटा। आज मुझे बहुत सारे न्यू नेम्स दिख रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फिजिक्स समझ में आ रही थी आपको? मयूर, नयन, इसमें आ रहा था? ठीक है, अब अगली क्लास से न्यू चैप्टर है, तो प्लीज डे 1 से ज्वाइन करिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Okay, ma'am. ओके, गुड नाइट बेटा।